दरवाजा जैसे ही खुला, मैं पूरी रफ्तार से बाहर निकली और सामने आने वाले शख्स से बुरी तरह टकरा गई। अगले ही लम्हे इसने मेरी कमर थामकर मुझे गिरने से बचा लिया। मेरी सांसें तेज थी और दिल सीने से बाहर निकलने को था। जब मैंने नजर उठाकर देखा तो वो पुलिस की वर्दी में था और इसकी आंखों में सख्ती और शक साफ झलक रहा था। कहाँ भाग रही हो? इसकी भारी आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैं घबरा कर बोली, मैं मुजरिम नहीं हूँ, और कांपते हाथ से पीछे इशारा किया जहां एक आदमी खून में लिपट बेहोश पड़ा था। लेकिन इसकी निगाहों में यकीन के बजाय गुस्सा और बढ़ गया। इसकी वर्दी पर नाम लिखा था अहमद खान। मैंने एक लम्हा भी जाया किए बगैर खुद को छुड़वाने की कोशिश की, मगर इसने फौरन मेरी कलाई मजबूती से थाम ली। प्लीज मुझे छोड़ दे, मैं बेकसूर हूँ। मेरी आवाज लरज रही थी, मगर इसने सर्द लहजे में कहा, यह सब थाने जाकर ही पता चलेगा, और मुझे एक लेडी कांस्टेबल के हवाले कर दिया। इसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि मैं संभलते संभलते भी लड़खड़ा गई। मैं बार बार अहमद को पुकारती रही, मेरी बात तो सुनी, मगर वो जैसे सुन ही ना रहा हो। वो जमीन पर बैठकर इस जख्मी आदमी को देख रहा था और फौरन हुक्म दिया कि इसे हॉस्पिटल ले जाया जाए और पूरे होटल को सील कर दिया जाए। मैं पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। इसी कश्मकश में मेरे नाखून लेडी कांस्टेबल की कलाई में गड़ गए, जिस पर इसने गुस्से में आकर मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैं जमीन पर जा गिरी, गाल जलने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इसी लम्हे किसी ने मुझे बाजू से थाम कर उठाया। मैंने नीम बेहोशी में इसकी तरफ देखा। वही अहमद था, लेकिन इसकी आंखों में अब पहले जैसी आग नहीं, बल्कि एक अजीब सी सख्ती और सोच थी। इसने लेडी कांस्टेबल को सख्ती से डांटते हुए कहा, यह तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है, आइंदा ऐसा ना हो। वो खामोशी से पीछे हट गई। अहमद ने खुद मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पुलिस की गाड़ी की तरफ ले गया। मैं अब भी कांप रही थी, मगर इसकी गिरफ्त पहले जैसे सख्त नहीं थी, जैसे इसके दिल में कहीं ना कहीं शक के साथ एक सवाल भी जन्म ले चुका हो। गाड़ी में बैठते हुए मैंने आखिरी बार इसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, मैं सच कह रही हूँ, मैं बेकसूर हूँ। इसने कोई जवाब नहीं दिया, मगर इसकी खामोशी पहले जैसी सर्दी नहीं रही थी। बाद में जब हकीकत सामने आई तो सब कुछ बदल गया। मैं वाकई एक साजिश का हिस्सा बना दी गई थी, और वही शख्स जो मुझे मुजरिम समझ रहा था मेरी बेगुनाही का सबसे बड़ा गवाह बन गया। आज जब मैं ये सब याद करती हूँ तो समझ आता है कि कभी कभी तकदीर हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां दुश्मन ही हमारा मुहाफिज बन जाता है, और सच चाहे जितना भी छुपाया जाए एक न एक दिन जरूर सामने आता है। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि सबकी नजरों में भी इसी गंदे खेल का हिस्सा बन चुकी हूँ। हालांकि हकीकत ये थी कि मेरा पूरा वजूद खौफ से कांप रहा था। मैं पुलिस वैन की सीट पर खिड़की के साथ सड़क कर बैठी थी। दिल में बार बार अल्लाह से दुआ कर रही थी कि किसी तरह से सामने आ जाए। मैं इस ऑफिसर के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थी। अहमद खान, इसकी आंखों में जो सख्ती थी वो मुझे अंदर तक हिला रही थी। इधर घर में अम्मी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इतनी देर हो गई, आयशा अभी तक घर नहीं आई। इनकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। अब्बा ने लापरवाही से कहा, आ जाएगी, कोई छोटी बच्ची नहीं है, ट्रैफिक में फंस गई होगी। मगर अम्मी का दिल नहीं मान रहा था। वो बार बार फोन मिला रही थी जो बन जा रहा था। आखिरकार वो रो पड़ी और अल्लाह से मेरी खैरियत की दुआएं मांगने लगी, जबकि अब्बा झंझलाकर बाहर निकल गए। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही हम सबको ये कतार में खड़ा कर दिया गया। मैं भी सर झुकाए लरजते कदमों के साथ इनके दरमियान खड़ी थी। हर एक से सवाल किए जा रहे थे। इनके घर वालों को बुलाया जा रहा था। सब लड़कियां अपने चेहरे छुपा रही थी, मगर मैं तो खौफ के मारे खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। आज सुबह तक तो सब मामूल के मुताबिक था। मैंने अम्मी को फोन पर बताया था कि जल्दी घर आऊंगी, छोटी बहन की सालगिरह मनाएंगे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ऑफिस से निकलते ही चंद नामालूम लोगों ने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया और एक होटल ले गए, जहां मुझे एक नशे में धुत आदमी के पास ढकेल दिया गया। मैं चीखती रही, मगर किसी ने मेरी एक ना सुनी। अब यहाँ खड़ी थी और सब मुझे भी इन्हीं लड़कियों जैसा समझ रहे थे। चलो साहब बुला रहे हैं।
लेडी कांस्टेबल की सख्त आवाज पर मेरा कदम मजीद कांपने लगे। मैं आहिस्ता आहिस्ता अंदर गई तो देखा अहमद मेज के पीछे झुका किसी फाइल में मसरूफ था। इसने नजर उठाकर मुझे देखा। इसकी आंखों में अब भी वही शक और सख्ती थी। कब से इस गिरोह का हिस्सा हो तुम? इसके सवाल पर मैंने पहली बार हिम्मत करके इसकी आंखों में देखा। मेरे गाल पर बड़े थप्पड़ के निशान अब नीले हो चुके थे। जब आपको मेरी बात पर यकीन ही नहीं करना तो मैं कुछ क्यों बताऊं? मैंने आंसू रोकते हुए कहा। खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, हालांकि अंदर से टूट रही थी। इसका चेहरा गुस्से से तन गया। जो पूछा है इसका जवाब दो। वह अचानक खड़ा हुआ तो मैं डरकर यह कदम पीछे हट गई। लगता है तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। नहीं प्लीज ऐसा मत करें, मैं बेकसूर हूँ। मैंने बेख्तियार इसका बाजू थाम लिया। वो लम्हा जैसे ठहर सा गया। इसने पहले मेरे हाथ को देखा, फिर मेरी आंखों में झांका। मैंने फौरन हाथ पीछे खींच लिए, जैसे किसी ने मुझे झटका दिया हो। इसी लम्हे शायद पहली बार इसकी नजरों में शक के साथ एक हल्की सी उलझन भी उभरी और मुझे यूं लगा जैसे मेरी खामोशी चीख आखिरकार किसी के दिल तक पहुंचने लगी है। शायद ये वो मोड़ था जहां से मेरी आजमाइश का रुख बदलने वाला था, क्योंकि सच को जितना भी दबाया जाए वो एक दिन खुद अपनी गवाही बनकर सामने आ ही जाता है और इस दिन इंसाफ भी मजबूर हो जाता है सर झुकाने पर। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। मेरी आवाज कांप रही थी, मगर सामने खड़े अहमद के चेहरे पर जरा भी नरमी नहीं आई। वो अचानक गुस्से से मेरी तरफ मुड़ा और तंज़िया अंदाज में बोला, तो क्या वहां किसी नेकी के इज्तिमा में गई थी? इसके लफ्ज मेरे दिल में तीर की तरह लगे। मैंने जल्दी से आंसू पोंछते हुए कहा, प्लीज पहले मेरी बात तो सुन ले। मैं अपनी मर्जी से वहां नहीं गई थी, मुझे अगवा किया गया था। मुझे जबरदस्ती इसी होटल में ले जाया गया। मेरी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि वो जोर से हंस पड़ा। ऐसी हंसी जिसमें यकीन नहीं बल्कि तस्दीक भरी हुई थी। तुमने कह दिया और मैंने मान लिया। मैं जानता हूँ तुम जैसी लड़कियां कितनी बड़ी कहानियां बनाती हैं, इसने सर्द लहजे में कहा। मैंने बेबसी से दोबारा कहा, मैं सच कह रही हूँ अहमद। वो फौरन तड़प कर बोला, अहमद नहीं, डीएसपी अहमद खान। इसकी आवाज में ऐसी सख्ती थी कि मैं सहम कर खामोश हो गई। वो अपनी कुर्सी पर जा बैठा और मुझे देखकर साफ अंदाजा हो गया कि वो मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं। अपने घर वालों का नंबर दो, इन्हें यहाँ बुलाओ ताकि इन्हें भी पता चले इनकी बेटी क्या कर रही है। इसके अल्फाज में तनाज और इल्जाम दोनों शामिल थे। मैं घबरा कर बोली, नहीं प्लीज ऐसा मत करें, मेरी अम्मी ये सब सुनकर टूट जाएंगी। मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो अपनी जान बचाकर वहां से भागी थी। मगर वो मेरी हर बात को नजरअंदाज करते हुए बोला, मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं, बेहतर है खामोशी से नंबर दो वरना सीधा जेल भेज दूंगा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मेरे बैग और मोबाइल पहले ही पुलिस के पास था। इसी वक्त एक लेडी कांस्टेबल अंदर आई और मेरा बैग मेज पर रख दिया। अहमद ने मुख्तसर सा इशारा करते हुए कहा, जब तक तुम्हारे घर वाले आते हैं वहां जाकर बैठो। मैं खामोशी से जाकर बेंच पर बैठ गई। मेरी हिम्मत जैसे खत्म हो चुकी थी। वो बाहर जाकर बाकी सबकी तफसीलात देखने लगा। मैं दूर से सब कुछ देख रही थी। कुछ लड़कियां वाकई इस काम में मुलविस थी, कुछ मजबूरी में इस दलदल में उतरी हुई थी और हम दो लड़कियां ऐसी थी जो बार बार यही कह रही थी कि हमें अगवा किया गया है। हमारी हालत ऐसी थी कि कोई भी देखकर तरस खा ले, मगर यहाँ तरस नहीं, सिर्फ शक था। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो मैं दीवार से टेक लगाए आंखें बंद किए बैठी थी। मेरे गाल की सूजन अब और बढ़ चुकी थी। शायद इसे देखकर पहली बार इसके दिल में हल्की सी बेचैनी पैदा हुई, क्योंकि वही गाल जिसे कभी किसी ने सख्ती से छुआ तक नहीं था आज निशानों से भरा हुआ था। इस लम्हे मुझे यूं लगा जैसे कहानी का रुख आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा हो। शायद इसे भी एहसास होने लगा था कि हर खामोशी के पीछे जुर्म नहीं होता, कभी कभी वो एक मजलूम की आखिरी ताकत भी होती है। और मैं जानती थी अगर मेरा सच वाकई सच है तो एक दिन वो खुद मेरे हक में गवाही देगा। जब वो मेरे करीब आया तो एक लम्हे के लिए इसकी नजर मेरी जख्मी गाल पर ठहर गई। वही गाल जिस पर कुछ देर पहले थप्पड़ का निशान अब साफ दिखाई दे रहा था। इसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता मेरे चेहरे से हटकर नीचे गई, मगर अगले ही लम्हे इसने जैसे खुद को संभाल लिया और नजरें दूसरी तरफ मोड़ ली। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
میں نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی، سیدھی ہو کر بیٹھی اور دوپٹہ اپنے سر پر کھینچ کر چہرہ چھپا لیا، جیسے خود کو اس کی نظروں سے بچانا چاہتی ہوں۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ اس نے اس کمرے کی CCTV ویڈیو دیکھ لی تھی، وہی کمرہ جہاں میں ملی تھی۔ اس ویڈیو نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ اسے سچائی نظر آ گئی تھی، میں واقعی وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہی تھی۔ اب مجھے مجرم ٹھہرانا سراسر ظلم تھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر گہری سانس لے کر مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ ادھر آؤ۔ اس کی آواز پہلے جیسے سخت تو تھی، مگر اس میں اب کچھ بدل چکا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گئی اور تھوڑے فاصلے پر رک گئی۔ اور قریب، اس نے دوبارہ کہا۔ میرے قدم جیسے بوجھل ہو گئے، مگر میں پھر بھی آہستہ آہستہ اس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ میرا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں گھبرا کر سنبھل بھی نہ سکی تھی کہ اس کے قریب آ گئی۔ اس کی گرفت میں عجیب سی سختی اور بے چینی تھی۔ 3 سال، 7 مہینے، 12 دن۔ اس نے اپنی گھڑی پر نظر ڈال کر دھیمی مگر بوجھل آواز میں کہا، اتنے وقت سے تم نے مجھ سے دوری بنائی، اس کا حساب کون دے گا؟ میں ساکت رہ گئی، میری آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ مجھے جانے دے، میں نے بامشکل خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ میرا آپ سے اب کوئی تعلق نہیں۔ میری آواز میں درد صاف جھلک رہا تھا۔ اس نے فوراً میرا چہرہ اپنی طرف موڑ کر کہا، تم جہاں بھی جاؤ گی، تمہارا راستہ آخرکار میرے پاس ہی آئے گا، میں تمہیں یوں جانے نہیں دوں گا۔ اس کے لہجے میں ضد بھی تھی اور ایک عجیب سا حق جتانا بھی۔ میں نے ہمت کر کے اس کی گرفت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ آپ کو کوئی حق نہیں مجھے روکنے کا۔ میری آواز اس بار قدرے مضبوط تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر گہری نظر سے مجھے دیکھ کر بولا، حق تم بھول گئی ہو شاید، تم میری بیوی ہو۔ اس کے الفاظ سن کر جیسے میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھا۔ شادی یاد ہے، مگر طلاق بھی یاد ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں درد چھپا تھا۔ وہ صرف ایک کیس تھا، نہ طلاق مکمل ہوئی، نہ ہمارا رشتہ ختم ہوا۔ تم چاہو بھی تو اس حقیقت کو بدل نہیں سکتی، میں نے کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کمال ہے، ابھی کچھ دیر پہلے آپ مجھے مجرم سمجھ رہے تھے اور اب اچانک رشتہ یاد آ گیا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، جیسے میرے ہر لفظ کو اپنے اندر اتار رہا ہو، پھر آہستہ سے بولا، کبھی کبھی سچ دیر سے سامنے آتا ہے، مگر جب آتا ہے تو بہت کچھ بدل دیتا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی، نفرت، درد اور کہیں نہ کہیں دبی ہوئی محبت بھی۔ شاید ہماری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ تو ایک نیا موڑ تھا، جہاں فیصلہ ہمیں نہیں بلکہ وقت کو کرنا تھا۔ کیونکہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو ٹوٹ کر بھی مکمل ختم نہیں ہوتے، وہ بس وقت کے کسی کونے میں ادھورے رہ جاتے ہیں۔ دوبارہ جڑنے کے انتظار میں وہ اچانک غصے سے کھڑا ہوا اور میرا بازو پکڑ کر مجھے بھی ساتھ اٹھا لیا۔ اس کے انداز میں اب کوئی جھجک نہیں تھی، جیسے وہ کوئی فیصلہ کر چکا ہو۔ میں کچھ سمجھ پاتی، اس سے پہلے ہی وہ مجھے پولیس اسٹیشن سے باہر لے آیا اور پولیس وین کے بجائے اپنی گاڑی میں بٹھا دیا۔ میرا دل عجیب بے چینی سے بھر گیا۔ میں خاموش بیٹھی رہی، یہ سوچ کر کے شاید وہ مجھے گھر چھوڑ دے گا، مگر جب گاڑی نے مین روڈ چھوڑ کر دوسری سمت مڑنا شروع کی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ باہر اندھیرا پھیل چکا تھا اور میرے ذہن میں امی، بہن اور ابو کے خیال ایک ساتھ آمد آئے۔ شاید وہ سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، شاید انہیں پتا بھی چل گیا ہو کہ مجھے اغوا کیا گیا تھا۔ میرا دل اور بھی گھبرا گیا۔ اس نے سادہ مگر وزنی لہجے میں کہا، اپنے گھر، ہمارے گھر۔ اس ایک لفظ ہمارے پر اس نے خاص زور دیا۔ میری سانس جیسے رک سے گئی۔ پلیز گاڑی روک دیں، مجھے اپنی امی کے پاس جانا ہے، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، میں نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ ہلکا سا ہنسا، مگر اس ہنسی میں تلخی تھی۔ ابھی تک میں نے کچھ کیا ہی کہاں ہے؟ اگر شادی کے بعد میں نے تمہیں روک لیا ہوتا تو آج تم یوں میرے سامنے کھڑی ہو کر بات نہ کر رہی ہوتی۔ اس کے الفاظ سن کر میرا چہرہ شرم اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں نے فوراً کہا، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، گاڑی روکیں۔ بغیر سوچے سمجھے میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسٹیئرنگ موڑ دیا۔ گاڑی ایک دم بے قابو ہو گئی۔ ہم دونوں گھبرا گئے۔ اس نے بڑی مشکل سے گاڑی کو سنبھالا
और झटके से साइड पर रोक दिया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा अभी बाहर आ जाएगा। अल्लाह का शुक्र था कि सड़क खाली था, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। पागल हो गई हो? वो गुस्से से बोला। मरवा देती क्या हमें? मैं ज़ारो खता रोते हुए बोली, प्लीज मुझे जाने दे, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती, मुझे अपने घर जाना है। मेरी आवाज में सिर्फ खौफ नहीं, बेबसी भी थी। इसने सख्ती से मेरी तरफ देखा। एक बार जो मैंने कह दिया वही होगा। इतने साल तुम मुझसे दूर रहकर खेल खेलती रही, अब जब सामने आए हो तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? कभी नहीं। इसके लहजे में जिद भी थी और दर्द भी, जैसे वो खुद भी किसी अंदरूनी जंग में मुब्तला हो। मैं सहम का दरवाजे के साथ लग गई। वो दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने लगा, मगर गाड़ी बार बार कोशिश के बावजूद स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसने झुंझलाकर स्टीयरिंग पर हाथ मारा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, रुको, मैं देखता हूँ क्या मसला है। वो गाड़ी से बाहर निकला तो मैंने पहली बार खुद को तन्हा महसूस किया, मगर अजीब बात यह थी कि इस तन्हाई में भी इसका खौफ मेरे साथ था। मैंने आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह अगर ये इम्तिहान है तो इसमें आसानी पैदा कर दे, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान भागना चाहता है मगर तकदीर इसे वही वापस ले आती है जहां से वो कभी नहीं निकला था। और शायद मेरी कहानी भी इसी मोड़ पर खड़ी थी। जब गाड़ी स्टार्ट ना हुई तो वो झुंझलाकर नीचे उतरा और हॉर्न खोलकर इसे चेक करने लगा। मैंने धीरे से सर उठाकर इसे देखा। वो पूरी तरह गाड़ी में मगन दिखाई दे रहा था। मेरे दिल में एक ही ख्याल आया, यही मौका है। मैंने आहिस्ते से दरवाजा खोला और दबे कदमों बाहर उतर आई। सांस रोक के मैं पीछे हटने लगी, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज ने इसे चौंका दिया। इसने फौरन होंठ जोर से बंद किया और जब मैंने पलट कर देखा तो इसकी आंखों में वही खतरनाक गुस्सा जल रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं उल्टे कदमों भागने लगी। अचानक एक जोरदार फायर की आवाज गूंजी। गोले मेरे कदमों के पास लगी। मैं चीख कर वहीं रुक गई, कानों पर हाथ रख लिए और पूरा जिस्म कांपने लगा। चंद लम्हों में वो मेरे सामने आ खड़ा हुआ। कहाँ जा रही थी? भाग रही थी ना? इसने सख्त लहजे में कहा और पिस्टल मेरी कनपट्टी के करीब कर दी। मेरी सांस जैसे रुक गई। मैं आज भी इससे डरती थी और शायद मेरा यही खौफ इसे और भी गुस्सा दिला देता था। इसने झटके से मेरा बाजू पकड़ा और वापस गाड़ी की तरफ ले गया। इस बार इसने मुझे जोर से अगली सीट पर बिठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट संभाली। गाड़ी तेजी से अंधेरे रास्ते चीरती हुई एक बड़े से घर की तरफ बढ़ने लगी। मैं मुसलसल सुसक रही थी और जब गाड़ी एक वसी और इस हवेली के अंदर दाखिल हुई तो मेरा दिल जैसे बैठ गया। ये वही जगह थी जहां मैं कभी सिर्फ एक बार आई थी। शादी से पहले। इसके बाद तो हालात ऐसे बिगड़े कि रुखसती की नौबत ही ना आई, बल्कि मैंने अलहदगी का केस दायर कर दिया था और फिर हम सब इस शहर से गायब हो गए थे। आज 3 साल बाद मैं फिर इसी दरवाजे पर खड़ी थी। उतरो, इसने दरवाजा खोलते हुए हुक्म दिया। मैं खामोशी से नीचे उतर आई। मैं जानती थी इसके सामने जितना मजामत करूंगी वो इतना ही सख्त होता जाएगा। शायद खामोशी ही इस वक्त मेरी वाहिद पनाह थी। इसने मेरा दुपट्टा खींचकर सर पर डाल दिया, जैसे मेरे गाल के निशाना छुपाना चाहता हो। फिर मेरा हाथ मजबूती से थामकर मुझे अंदर ले गया। अंदर दाखिल होते ही एक बावकार खातून सामने नजर आई। जैसे ही इनकी नजर मुझ पर पड़ी, इनके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने नजरें झुका ली। दिल में तूफान बरपा था। वक्त ने जैसे हमें जबरदस्ती एक ही मुकाम पर ला खड़ा किया था। वही लोग, वही जगह, मगर हालात बिल्कुल बदल चुके थे। और मैं जानती थी इस बार कहानी इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं, क्योंकि कुछ फैसले इंसान नहीं तकदीर खुद लिखते हैं। और शायद मेरी जिंदगी का अगला बाब भी इसी हवेली में शुरू होने वाला था। इनकी आंखों में हैरत साफ झलक रही थी, जैसे वो यकीन ही ना कर पा रही हो कि मैं एक बार फिर इसकी जिंदगी में वापस आ गई हूँ। यही रुक जाओ। इनकी बुलंद आवाज पर अहमद के कदम वही ठहर गए। मैं इसके पीछे 2 कदम के फासले पर खड़ी सहमी हुई नजरों से इन्हें देख रही थी। ये लड़की यहाँ कैसे आ गई और तुम इसे वापस क्यों ले आई हो? इनकी निगाह मेरे हाथ पर थी जो अहमद ने मजबूती से थामा हुआ था। इनके लहजे में गुस्सा और नफरत दोनों शामिल थे। अहमद ने संजीदगी से कहा, अगर आप भूल गई हैं तो याद दिला दूं, ये अब भी मेरी बीवी है और बीवी वही रहती है जहां इसका शौहर हो।
बीवी, वो तंज़िया अंदाज में बोली, ये वही लड़की है जो तुम्हें छोड़कर भाग गई थी, तुमसे अलहदगी चाहती थी और तुम इसे दोबारा इस घर में ले आई। कैसा मर्द हो तुम। मैंने तो सोचा था तुम इसे कभी माफ नहीं करोगे। बस करें। अहमद की आवाज पहली बार बुलंद हुई। आयशा मेरी बीवी है और इसके बारे में मैं कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसने जो किया क्यों किया वो हमारा मामला है, मुझे किसी की मुदाखलत नहीं चाहिए। यह कहकर इसने मेरा हाथ थामा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। मेरे कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे, मगर इसकी गिरफ्त ने मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। पीछे से इनकी आवाज भर आई, तुम गलत कर रहे हो अहमद, ये लड़की तुम्हें दोबारा धोखा देगी, याद रखना ये कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। इनके अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह लगे, मगर अहमद खामोश रहा। इसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरा हाथ पकड़े सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इधर मेरे घर में कयामत बर्पा थी। अब वो गुस्से से भरे वापस आए और बोले, हर जगह देख लिया, कहीं नहीं मिली, पता नहीं कहाँ चली गई तुम्हारी बेटी। अम्मी की आंखों में आंसू थे। वो घबराकर बोली, पुलिस स्टेशन जाकर पूछते हैं, मगर उन्होंने फौरन डांट दिया। तुम चाहती हो मैं अपनी इज्जत का तमाशा बनाऊं? आज के बाद वो हमारे लिए मर गई, इसे भूल जाओ। ये सुनकर अम्मी टूट सी गई। वो बार बार मेरा नंबर मिला रही थी जो बन जा रहा था। आंसू पोंछते हुए वो बस दुआ मांग रही थी, या अल्लाह मेरी बच्ची जहां भी हो इसे अपनी हिफाजत में रखना। इस पर पहले ही बहुत आजमाइशें आ चुकी हैं, अब इसे मजीद तकलीफ ना देना। मैं वहां इस हवेली में खड़ी थी और यहाँ मेरी माँ मेरे लिए दुआ कर रही थी। जिंदगी ने हमें कितनी दूर कर दिया था, मगर दिल के रिश्ते अब भी जुड़े हुए थे। मैंने खामोशी से अहमद की तरफ देखा। शायद वो भी अंदर से टूटा हुआ था, मगर इसकी जिद इसे जाहिर नहीं होने देती थी। और मैं अब भी इसी मोड़ पर खड़ी थी जहां फैसला मुश्किल था, वापस जाना या इस रास्ते पर चलना जैसे तकदीर ने मेरे लिए चुन लिया था। क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान जितना भी भाग ले, उसकी कहानी इसे वही वापस ले आती है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। और शायद मेरी कहानी भी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि असल इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था। मैं हमेशा से जानती थी कि मेरी जिंदगी आसान नहीं होगी, मगर यह कभी नहीं सोचा था कि हर मोड़ पर मुझे खुद को ही कुर्बान करना पड़ेगा। मेरे सौतेले अब्बू नौमान शुरू में एक बेमकसद और सुस्त इंसान थे। इनकी शादी भी मुश्किल से हुई थी, और वो भी इस शर्त पर कि वो मुझे यानी अपनी बीवी की पहली औलाद को कबूल करेंगे। वक्त के साथ वो बदल तो गए, घर का खर्च उठाने लगे, मगर मेरे लिए उनके दिल में न नफरत थी न मोहब्बत, बस एक बेरुखी सी थी। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता इनसे दूर होती चली गई। पढ़ाई ही मेरा सहारा थी। जब मैंने कॉलेज में टॉप किया और स्कॉलरशिप पर यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला, तो पहली बार लगा कि शायद जिंदगी मुझे भी कुछ अच्छा देगी। इसी दिन एक तकरीब में मुझे इनाम देने के लिए एक अफसर आया था, अहमद खान। वही पहली मुलाकात जिसने सब कुछ बदल दिया। इसकी नजरें मुझ पर ठहरी तो मुझे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो मुझे सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि समझ भी रहा हो। बाद में पता चला कि वो मुझे पसंद करने लगा है, और फिर बात रिश्ते तक जा पहुंची। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतने बड़े घराने से मेरे लिए रिश्ता आ सकता है। मैं पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, मगर इसने कहा शादी के बाद भी तुम अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हो, और मैं खामोश हो गई। एक बार वो मुझे अपने घर भी ले गया, वो हवेली जहां हर चीज ख्वाब जैसी लग रही थी। मगर शादी से ठीक पहले मेरी दुनिया बिखर गई। मेरी छोटी बहन अचानक बीमार हो गई और डॉक्टर ने कहा कि इसके इलाज के लिए फौरन बहुत बड़ी रकम चाहिए। मैं हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इसी दौरान एक फोन आया। वो अहमद की माँ थी। इनकी आवाज में नरमी नहीं, धमकी थी। अगर अपनी फैमिली को बचाना चाहती हो तो ये शहर छोड़ दो, वरना तुम सबको ऐसा गायब कर दूंगी कि कोई निशान नहीं मिलेगा। मेरी सांस रुक गई। दूसरी तरफ डॉक्टर की बात गूंज रही थी, रकम ना मिली तो बच्ची को बचाना मुश्किल है। मैं टूट गई थी। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं आपके बेटे की जिंदगी से चली जाऊंगी, मगर मुझे पैसे चाहिए। वो हंसी, ऐसी हंसी जो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। बस इतनी सी बात, तो तुम तो अपनी औकात पर आ ही गई। मुझे पैसे मिल गए, मेरी बहन की जान बच गई, मगर मैं अपनी जिंदगी हार गई। मैंने सब कुछ समेटा और खामोशी से चली गई।
نہ کوئی وضاحت، نہ کوئی الوداع۔ اور آج 3 سال بعد میں پھر اسی انسان کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بار بار کال کر رہا تھا مگر میں نے کبھی جواب نہیں دیا تھا۔ اس دن جب وہ میرے گھر آیا، مجھے اس حال میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جو سوال تھے ان کا جواب میرے پاس تھا مگر ہمت نہیں تھی بتانے کی۔ اب جب سچ آہستہ آہستہ سامنے آ رہا تھا، میں خود سے ایک ہی سوال کرتی ہوں، کیا میں واقعی قصوروار تھی یا میں نے صرف اپنی فیملی کو بچانے کے لیے خود کو قربان کر دیا تھا؟ شاید محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس خاموش ہو جاتی ہے وقت کے کسی کونے میں چھپ کر، اور جب دوبارہ سامنے آتی ہے تو اپنے ساتھ سچ، درد اور فیصلے سب کچھ لے آتی ہے۔ اور اب فیصلہ مجھے نہیں اسے کرنا تھا کہ وہ میرے ماضی کو سمجھے گا یا ہمیشہ کی طرح مجھے قصوروار ہی ٹھہرائے گا۔ آج بھی وہ دن مجھے ایسے یاد ہے جیسے کل کی بات ہو۔ میری اپنی شادی کا دن تھا اور میں آئینے کے سامنے بیٹھی خود کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ احمد کی خوشی فون پر صاف محسوس ہو رہی تھی۔ آج ہماری شادی ہے عائشہ، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی۔ میں نے بامشکل خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، آپ جائیں، میں آ رہی ہوں۔ مگر اندر سے میں مکمل ٹوٹ چکی تھی۔ نکاح کے دوران میں نے ہر لمحہ اس کی ماں کی نظریں اپنے اوپر محسوس کی، تیز چپتی ہوئی، جیسے وہ مجھے پہلے ہی اس گھر سے نکال دینا چاہتی ہوں۔ نکاح مکمل ہوتے ہی میں خاموشی سے ان کے پاس گئی اور دھیمی آواز میں کہا، آپ فکر نہ کریں، میں خود عدالت کے ذریعے علیحدگی لے لوں گی، بس آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ میری آواز کانپ رہی تھی مگر میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میری بہن کی جان میری مجبوری بن چکی تھی۔ میں نے اس کی زندگی سے خود کو ایسے نکالا جیسے کبھی اس کا حصہ تھی ہی نہیں۔ نہ کوئی وضاحت دی، نہ کوئی سوال کا جواب، بس چلی گئی۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میرے اس فیصلے نے اسے اندر سے توڑ دیا۔ جانتی تھی کہ میرے اس فیصلے نے اسے اندر سے توڑ دیا ہوگا۔ جب اسے علیحدگی کا نوٹ سے ملا، وہ پاگلوں کی طرح میرے گھر آیا، غصے اور درد میں ڈوبا ہوا، مگر میں تب تک جا چکی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ آج 3 سال بعد میں پھر اسی کے سامنے کھڑی تھی، اسی کے کمرے میں۔ دروازہ بند تھا اور وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، پلیز مجھے مت مارے۔ میں نے اپنے گالوں پر ہاتھ رکھ لیے جیسا خود کو بچانا چاہتی ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر اچانک مجھے اپنی طرف کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ میں ساکت رہ گئی۔ اس کے سینے کی دھڑکن تیز تھی جیسے وہ بھی برسوں کا درد اپنے اندر دبائے بیٹھا ہو۔ میں چاہتی تو خود کو الگ کر سکتی تھی مگر ہمت نہ ہوئی۔ کبھی ہاتھ اٹھایا ہے میں نے تم پر؟ اس نے مجھے سامنے کر کے پوچھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ آنکھیں اس کی آنکھوں میں تھی۔ پھر تمہیں کیوں لگا کہ میں تمہیں نقصان پہنچاؤں گا؟ میں نے آہستہ سے کہا، میں آپ کو چھوڑ کر چلی گئی تھی اور آپ کی امی نے۔ میری آواز ٹوٹ گئی۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، میں اتنا کمزور نہیں ہوں کہ دوسروں کی باتوں پر یقین کر لوں۔ میں ایک سمجھدار انسان ہوں اور مجھے سچ جاننا آتا ہے۔ وہ مجھے بستر کے کنارے بٹھا کر فرسٹ ایڈ باکس لے آیا۔ بڑی نرمی سے اس نے میرے گال پر مرہم لگایا۔ اس کا ہر لمس میرے دل پر اثر کر رہا تھا۔ وہی شخص جس سے میں سب سے زیادہ ڈرتی تھی، آج وہی مجھے سنبھال رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار لگا کہ شاید سب کچھ ابھی ختم نہیں ہوا، شاید یہ کہانی اب بھی ادھوری ہے، کیونکہ بعض اوقات محبت نفرت کے پردے میں چھپ جاتی ہے مگر ختم نہیں ہوتی۔ اور جب سچ سامنے آتا ہے تو دل کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، یا تو ماضی کو دفن کر دو یا پھر اسے قبول کر کے ایک نئی شروعات کرو۔ اس نے آہستہ سے میرے گال کو اپنے انگوٹھے سے چھوا تو میرا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ پھر اس نے کریم نکال کر بڑی نرمی سے میرے چہرے پر لگانی شروع کی۔ جب میں نے ہلکا سا گال پیچھے کیا تو وہ دھیرے سے اس پر پھونک مار کر بولا، ٹھیک ہو جائے گا، فکر مت کرو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے تسلی دے رہا ہے یا خود کو۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں؟ کچھ لمحوں کے لیے ہمارے درمیان خاموشی چھا گئی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور اٹھ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ میں بھی بے اختیار اٹھ گئی۔ پھر مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ میری آواز میں بے چینی تھی۔ وہ میری طرف بڑھا اور سرد لہجے میں بولا، کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ اس کے الفاظ سن کر میرے دل جیسے بوجھل ہو گیا۔ میں نے درد سے کہا، تو ختم کر دی یہ رشتہ؟ میرے جملے پر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی، جیسے میں نے اسے اور بھڑکا دیا ہو۔
मुझे मजबूर मत करो आयशा, इसने दबे मगर खतरनाक लहजे में कहा। 3 साल का गुस्सा है मेरे अंदर, कहीं ऐसा न हो कि मैं सब कुछ भुलाकर वो हक जता बैठूं जो तुमने मुझसे छीन लिया। इसके अंदाज में सख्ती थी और मैं फौरन खामोश हो गई। मैंने हिम्मत करके कहा, आपने तो मुझे ये गंदी जगह से उठाया है, आपकी नजर में तो मैं। मेरी बात मुकम्मल होने से पहले इसने हाथ उठाया मगर अगले ही लम्हे खुद को रोक लिया। इसका हाथ हवा में ही रुक गया। मैं हैरत से इसे देखते रह गई। तुम अपने लिए ऐसे अल्फाज कैसे इस्तेमाल कर सकती हो? वो बुलंद आवाज में बोला। इसके लहजे में गुस्सा कम और दुख ज्यादा था। मैं रोते हुए बोली, आपने भी तो मुझ पर यकीन नहीं किया था, मुझे धक्का दिया था। मेरी आवाज टूट रही थी। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, अगर मुझे तुम पर शक होता तो मैं तुम्हें वहां से जिंदा ही ना आने देता। वो जैसे खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, आपको अंदाजा भी है मुझे कितना दर्द हुआ था। आपके सामने मुझे मारा गया और आपने कुछ नहीं कहा। मेरी हर बात में एक शिकायत छुपी थी जो बरसों से दिल में दबी हुई थी। वो एक लम्हे के लिए रुका, फिर बोला, जिसने तुम पर हाथ उठाया इसे इसकी सजा मिल चुकी है। अब वो दोबारा किसी पर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचेगी। इसके लहजे में एक अजीब सा यकीन था। फिर वो मेरे करीब आया और आहिस्ता से मेरी कमर के पीछे हाथ रख दिया। इसकी गिरफ्त मजबूत थी मगर इसमें पहले जैसी सख्ती नहीं थी, जैसे वो मुझे रोकना भी चाहता था और संभालना भी। अगर तुम्हारे सवाल खत्म हो गए हो, इसने धीरे से कहा, तो अब आगे की बात करें। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं कांप रही थी मगर इस बात सिर्फ खौफ नहीं था, इसमें कुछ और भी शामिल था। शायद वो एहसास जो मैंने बरसों पहले दफन कर दिया था। शायद हमारे दरमियान नफरत कम और गलत फहमियां ज्यादा थी और अब वक्त आ गया था कि सच दोनों के सामने खुलकर आए। क्योंकि कुछ रिश्ते चाहे जितने भी टूट जाए, अगर इनमें सच और एहसास बाकी हो तो वो दोबारा जुड़ने का रास्ता खुद बना लेते हैं। क्या मतलब? मेरी आवाज लरस रही थी मगर वो मेरी आंखों में देखते हुए धीरे से बोला, मतलब ये कि मुझे अपना हक चाहिए अभी इसी वक्त। इसके अल्फाज सुनकर मैं जैसे साकित हो गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और जबान साथ छोड़ चुकी थी। वो मेरे करीब आया, इसके लहजे में जिद भी थी और एक अजीब सा दर्द भी। यूं डरी हुई मत लगो, ये वो लम्हा है जहां मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। इसकी खुरबत से मैं कांप उठी और बामुश्किल बोल पाई, प्लीज ऐसा मत करें। आप जानते हैं ये सब किन हालत में हुआ था। हमारी रुखसती भी नहीं हुई। वह हल्का सा मुस्कुराया, शादी हो चुकी है, बाकी सब बात की बातें हैं। इसका अंदाज मुझे और खौफजदा कर रहा था, इसलिए मैंने जल्दी से कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। मगर वो खुद ही बोला, मैं पहले आता हूँ, और बाथरूम में चला गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मैंने गहरी सांस ली और बेचैनी से इधर उधर देखने लगी। ना मेरा बैग था, ना मोबाइल, सब कुछ इसी के पास था। अचानक मेरी नजर ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी जहां इसका फोन रखा था। दिल में एक उम्मीद जागी। मैं फौरन इसकी तरफ बढ़ी और दुआ करने लगी कि इस पर लॉक ना हो, और वाकई वो खुला हुआ था। कांपते हाथों से मैंने अम्मी का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ वो मेरे लिए दुआ कर रही थी। जैसे ही उन्होंने मेरी आवाज सुनी, वो रोते हुए बोली, आयशा मेरी बच्ची, कहाँ हो तुम? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मी, मैं अहमद के पास हूँ। बस इसका नाम सुनते ही वो सब समझ गई। मैंने जल्दी से कहा, अम्मी गौर से सुने, जैसे ही मौका मिला मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। आप बस अपना और शोभी का ख्याल रखें। मेरी आवाज टूट रही थी, सांसें तेज थी। अम्मी घबराकर बोली, बेटा अगर इसे सच पता चल गया तो? मगर मैंने बात काट दी, आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। और शोभी को मेरी तरफ से सालगिरह मुबारक कहना। कहते कहते मैं खुद भी रो पड़ी। इसी लम्हे किसी ने आहिस्ता से मेरे हाथ से मोबाइल ले लिया। मैं सहम कर पलटी तो सामने अहमद खड़ा था। इसकी आंखों में खामोशी थी, मगर वो खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। मेरे कदम खुद ब खुद पीछे हट गए, जबकि वो चंद लम्हे मुझे घूरता रहा। इस वक्त मुझे शिद्दत से महसूस हुआ कि अब सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। या तो सब कुछ टूट जाएगा, या फिर यही सच हमारी कहानी को एक नया रुख देगा जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। मैंने जैसे ही पलटकर देखा, वो 2 कदम मेरे करीब आ चुका था। इसकी आंखों में दुख साफ नजर आ रहा था। अगर कॉल करनी थी तो मुझसे पूछ सकती थी, मगर तुम हमेशा मेरा एतमाद तोड़ देती हो।
इसके अल्फाज ने मेरे दिल को चीर दिया। मैं चंद लम्हे खामोश रही, ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी कि इसने मेरी कितनी बातें सुन ली हैं। अचानक इसने मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे अपनी तरफ खींच लिया। इसकी गिरफ्त मजबूत थी और लहजा सर्द। अब अगर तुमने मुझे दोबारा धोखा दिया आयशा, तो याद रखना इस बार मैं खुद तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं फौरन बोल पड़ी, नहीं, कभी नहीं, मैं आपको धोखा नहीं दूंगी। मेरी आवाज में सच्चाई थी, मगर वो खामोशी से मेरी आंखों में देखता रहा, फिर हल्का सा कड़वा सा मुस्कुराया। तुम जानते हो, सुनहरी आंखें अक्सर बेवफाई की निशानी होती हैं। यह कहकर वो मुझे छोड़कर पीछे हट गया और अलमारी से कपड़े निकालने लगा। मैं वही साकित खड़ी इसे देखती रही। अचानक इसने बात बदल दी। जाओ, तुम्हें बाथरूम जाना था ना? मैं जैसे होश में आई और फौरन बाथरूम की तरफ भाग गई। अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मैं दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई। दिल में अजीब सा तूफान बरपा था। बाहर वो बार बार लाइट ऑन ऑफ कर रहा था, जैसे ही बेचैन हो। वक्त गुजरता गया, शायद 1 घंटे से ज्यादा हो चुका था। मेरी सांसें भारी होने लगी, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर जिस्म ने साथ छोड़ दिया। इधर वो बर्दाश्त खो बैठा था। बगैर कुछ कहे दरवाजा खोला और अंदर आ गया। मुझे फर्श पर पड़ा देखकर इसके कदम जैसे रुक गए। आयशा, इसने मुझे आवाज दी, मगर कोई जवाब ना आया। वो फौरन मेरे पास आया और मुझे उठाने की कोशिश की। मेरा जिस्म नीम बेहोश हालत में पानी में डूबा हुआ था। इसने घबराकर मुझे खींचकर बाहर निकाला। मैंने ये गहरी सांस ली, मगर अगले ही लम्हे इसके सीने पर गिरकर फिर से बेहोश हो गई। वो मुझे अपनी बाहों में उठाकर शावर के नीचे ले आया। मध्यम रोशनी में मुझे अपने साथ थामे खड़ा रहा। इसके चेहरे पर खौफ वाज़ा था। इसने जल्दी से इधर उधर नजर दौड़ाई तो कोने में कुछ सफेद गोलियां नजर आई। इसने डिब्बा उठाकर देखा, 2 गोलियां गायब थी। इसका दिल जैसे रुक गया। या अल्लाह, आयशा आंखें खोलो। वो घबराकर बार बार मेरे चेहरे पर पानी छिड़कने लगा। मैं नीम बेहोशी में थी, मगर इसकी आवाज जैसे कहीं दूर से सुनाई दे रही थी। इसके हर पुकार में खौफ भी था और मोहब्बत भी। मैंने आहिस्ता से आंखें खोली। हल्की सी मुस्कुराहट मेरे लबों पर आई और बेख्तियार मैं इसके करीब हुई। मेरे होंठ इसके होठों को छू गए, जैसे बरसों की दूरी एक लम्हे में सिमट आई हो। शायद वो लम्हा हमारे लिए किसी फैसले से कम ना था, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान अपनी तकलीफ, खौफ और मोहब्बत सब कुछ एक ही लम्हे में जता देता है। और वो लम्हा हमारी कहानी का वो मोड़ बन गया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। सिर्फ सच का सामना करना बाकी था। इसके होंठ आहिस्ता से मेरे होठों को छू गए तो एक लम्हे के लिए वो जैसे साकित हो गया। इसकी सांसें रुक सी गई और मैं नीम बेहोशी में भी इसके करीब होती जा रही थी। मेरे लम्स ने इसके अंदर दबी हुई कैफियतों को जगाना शुरू कर दिया था, मगर वो खुद को ख्वाबों में रखे हुए था। मैं धीरे धीरे इसके और करीब आई, मगर अचानक मेरा तवाज़ुन बिगड़ गया। इसने फौरन मेरी कमर थाम ली और मुझे गिरने से बचा लिया। मेरा वजूद इसके सीने से लगा तो इसने ये गहरी सांस ली और खुद को संभाला। अगले ही लम्हे इसने शावर बंद किया और मुझे उठाकर कमरे में ले आया। बड़ी एहतियात से मुझे बिस्तर पर लेटाया, कंबल उड़ाया और नजरें चुराते हुए मेरे माथे पर हल्का सा बोसा दिया। वो पीछे हटने ही लगा था कि मैंने बेइख्तियार इसका हाथ पकड़कर इसे अपनी तरफ खींच लिया। अहमद, मैंने मध्यम आवाज में इसका नाम लिया। वो चौंक गया, मेरी तरफ देखा। मैं नीम बेहोशी में थी। मुझे क्या हो रहा है? मेरा दिल क्यों घबरा रहा है? प्लीज मेरे पास रहें। मैंने इसके गले में बाजू डाल ली दिए, जैसे इसे अपने करीब रोकना चाहती हूँ। वो परेशानी से बोला, तुम होश में नहीं हो? ये तुम क्या कर रही हो? इसके लहजे में फिक्र वाज़ा थी। मैंने धीरे से कहा, मैंने सब आपके लिए किया ताकि आप नाराज न हो। वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, फिर बेबसी से बोला, तुम वाकई पागल हो। इसने मुझे नरमी से दोबारा तकिए पर लेटाया और खुद पीछे हट गया, मगर मेरी कमजोर सी गिरफ्त अब भी इसका दामन थामे हुए थी। इसकी आंखों में कशमकश थी, एक तरफ जज्बात, दूसरी तरफ खुद पर काबू रखने की जिद। आखिरकार इसने गहरी सांस ली और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए आहिस्ता से कहा, आराम करो, अभी तुम्हें सुकून की जरूरत है, ना कि किसी फैसले की। मैं नीम बेहोशी में इसके करीब सुकून महसूस कर रही थी, जैसे बरसों की थकन उतर रही हो, और वो वही बैठा रहा,
خاموشی سے میری نگہبانی کرتا ہوا۔ شاید پہلی بار وہ مجھے حاصل کرنے کے بجائے مجھے محفوظ رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ کبھی کبھی محبت کا اصل مطلب چھونا نہیں بلکہ سنبھالنا ہوتا ہے، اور اس رات اس نے یہی سیکھ لیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، جیسے خود کو سنبھالنے کی آخری کوشش کر رہا ہو، پھر آہستہ سے پیچھے ہٹا اور کمرے کی ساری لائٹس بند کر دی۔ مدھم اندھیرے میں اس کی موجودگی اور بھی گہری محسوس ہونے لگی۔ اس کا رویہ بدل چکا تھا، مگر اس کے اندر کا طوفان اب بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ نیم بے خوشی کی حالت میں سب کچھ محسوس تو کر رہے تھے، مگر خود کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرا شوہر ہے، اس کا مجھ پر حق بھی ہے، لیکن میرا دل ابھی تک ان زخموں سے بھرا ہوا تھا جو وقت نے ہمیں دیے تھے۔ وہ 3 سال، وہ خاموشی، وہ جدائی، سب کچھ جیسے ایک لمحے میں ہمارے درمیان لوٹ آیا تھا۔ اس کی محبت اب صرف محبت نہیں رہی تھی، ایک شدت، ایک جنون بن چکی تھی، اور میں اس جنون سے ڈرتی بھی تھی اور کہیں نہ کہیں اس میں کھو بھی جانا چاہتی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے جو خاموشی سے تکے میں جذب ہو رہے تھے۔ شاید وہ آنسو میرے اندر کی بے بسی کا اظہار تھے، لیکن اسی لمحے جیسے اس نے خود کو روک لیا۔ اس کی سانسیں بھاری تھی، مگر اس نے یہ قدم پیچھے ہٹایا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار نرمی ابھری۔ اس نے دھیرے سے کمبل میرے اوپر ٹھیک کیا اور بس اتنا کہا، یہ وہ راستہ ہے جس پر میں تمہیں مجبور کر کے لے جاؤں۔ اس کی آواز میں تھکن بھی تھی اور سچائی بھی۔ ادھر گھر میں میری ماں بے چینی سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ ان کا دل گھبرا رہا تھا، جیسے کوئی اندیکھا خوف انہیں جکڑ رہا ہو۔ وہ بار بار اللہ سے میری حفاظت کی دعا کر رہے تھے۔ آنسو ان کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں کس حال میں ہوں، مگر ایک ماں کا دل سب کچھ محسوس کر رہا تھا۔ اور میں اس رات ایک ایسے موڑ پر کھڑی تھی جہاں مجھے فیصلہ کرنا تھا، کیا میں دوبارہ بھاگ جاؤں گی یا اس بار سچ کا سامنا کروں گی، کیونکہ کچھ رشتے تقدیر سے بندھے ہوتے ہیں اور ان سے بھاگنا آسان نہیں ہوتا، مگر انہیں نبھانا اور بھی مشکل ہوتا ہے۔ صبح کی ہلکی روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی اور میں خاموشی سے لیٹی ہوئی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ میرے قریب تھا، مگر اس کی بے چینی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ رات کے سب لمحے جیسے اس کے ذہن میں بار بار لوٹ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور ایک عجیب سی کشمکش بھی۔ میں کروٹ لے کر لیٹی تو اس کی ڈھیلی شرٹ میرے کندھوں سے سرک گئی، اور شاید یہی منظر اسے دوبارہ اپنی طرف کھینچ لایا۔ وہ اچانک میرے قریب آ گیا، مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے ساری ناراضگیاں ایک لمحے میں ختم ہو گئی ہوں۔ مگر جیسے ہی میری آنکھ کھلی، میں بری طرح گھبرا گئی۔ کیا ہوا؟ اب کیوں ڈر رہی ہو؟ اس نے نرمی سے میرے بال ہٹاتے ہوئے پوچھا، مگر میرے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ اب ڈر لگ رہا ہے، میں نے سچ کہہ دیا۔ وہ ہلکا سا تلخ مسکرایا۔ رات کو نہیں لگا تھا۔ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ اس نے غصے سے کہا، کیا ہر بار میرے قریب آنے کی تمہیں خود کو اس حالت میں ڈالنا پڑے گا؟ میں نے فوراً نفی میں سر ہلایا، مگر وہ رکنے والا نہیں تھا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ اس کے لہجے میں غصہ کم اور فکر زیادہ تھی۔ پھر اس نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا جہاں ہلکے نشان موجود تھے۔ میں شرم سے سرخ ہو گئی اور فوراً دوسری طرف منہ موڑ لیا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، جیسے وہ پہلی بار مجھے اس طرح دیکھ رہا ہو۔ اٹھو، تیار ہو جاؤ، وہ سنجیدگی سے بولا اور خود ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ میں بھی آہستہ سے اٹھی اور نہانے کے بعد اس کے کپڑوں میں باہر آئی۔ اپنے لیے کپڑے ڈھونڈنے کے لیے جیسے ہی الماری کھولی تو حیران رہ گئی۔ وہاں خواتین کے بے شمار نئے کپڑے موجود تھے۔ میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ پیچھے سے اس کی آواز آئی، یہ سب تمہارے لیے ہیں۔ میں چونک کر پلٹی۔ اس نے ایک سرخ لباس نکال کر میری طرف بڑھایا۔ یہ پہن لو۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ سب کب لیا آپ نے؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال سنوارتے ہوئے بولا، جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ میں کپڑے لے کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی، مگر پھر رک گئی۔ آپ نے ابھی تک شاور نہیں لیا؟ بات بے اختیار زبان پر آ گئی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، تم سے پوچھ کر لوں گا۔ اس کے اس انداز پر میں خاموش ہو گئی۔ پھر اچانک اس نے پوچھا، تم صبح کی عبادت نہیں کرتی؟ میں نے فوراً کہا، کرتی ہوں، مگر آج نہ کرنے کا احساس مجھے خود شرمندہ کر گیا۔ میں خاموش کھڑی تھی اور وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔
इस लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि हमारे दरमियान सिर्फ फासले नहीं, बहुत सी अनकही बातें भी हैं और शायद अब वक्त आ गया था कि हम इन सब का सामना करें, क्योंकि कुछ रिश्ते सिर्फ जज्बात से नहीं, सच्चाई और हौसले से भी जीते जाते हैं। और हमारी कहानी अभी इसी इम्तिहान से गुजरने वाली थी। मैं अभी अपने लफ्जों को संभाल ही रही थी कि इसकी बेबाक बातों ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने फौरन अपनी जबान रोक ली, क्योंकि इसकी आंखों में वो शिद्दत साफ नजर आ रही थी जो मुझे मजीद कुछ कहने से रोक रही थी। वो संजीदगी से बोला, अगर मैं वाकई अपने जज्बात पर काबू न रखता तो आज तुम इस तरह खड़ी भी न होती। इसके लहजे में गुरूर नहीं, ये कड़वी सच्चाई थी। मैं शर्म से सुर्ख हो गई और नजरें झुका ली। वो खामोशी से सोफे की तरफ गया। जूते पहनते हुए भी इसकी निगाहें मुझ पर टिकी हुई थी। इसकी हर बात मेरे दिल में उतर रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि इसकी मोहब्बत आम नहीं, हद से ज्यादा गहरी और जिद्दी है, और शायद इसीलिए खतरनाक भी। मैं इसे पुलिस यूनिफॉर्म में देखती रही, जैसे वक्त वही रुक गया हो और मैं फिर से 3 साल पीछे चली गई हूँ। वही पहली मुलाकात, वही जज्बात, मगर अंजाम अब भी इतना ही तलख था। मैंने जल्दी से खुद को संभाला और वॉशरूम में चली गई। जब बाहर आई तो वो कमरे में मौजूद नहीं था। मेरा बैग और मोबाइल एक तरफ रखा हुआ था। एक लम्हे के लिए मुझे यकीन नहीं आया वो मुझे रोककर नहीं गया था, बल्कि सब कुछ वापस छोड़ गया था। इसका मतलब साफ था, वो मुझ पर दोबारा भरोसा करने लगा था। मेरे दिल में अजीब सी हलचल हुई, क्योंकि यही तो मैं चाहती थी कि वो मुतमईन हो जाए और मैं आसानी से यहाँ से निकल सकूं। मैंने आहिस्ता से अपनी चीजें उठाई और कमरे से बाहर निकल आई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर जैसे ही ड्राइनिंग रूम में पहुंची, सामने आराधना बेगम को देखकर मेरे कदम वही रुक गए। इनके चेहरे पर गुस्सा पहले से भी ज्यादा नुमाया था। वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ी। किस मुंह से वापस आई हो? मेरे बेटे की जिंदगी तबाह करने का इरादा है तुम्हारा? इनके अल्फाज जहर की तरह थे। मैंने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई। आपके बेटे मुझे जबरदस्ती यहाँ लाए हैं। मगर वो कहाँ रुकने वाली थी? और तुम आ भी गई। भूल गई वो पैसे जो लिए थे तुमने? अगर अपने वादे से पीछे हटी तो सबको जेल में डाल दूंगी। इनकी धमकियों ने मेरे दिल को चीर दिया, मगर इस बार मैं खामोश ना रही। बस बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ और अब कभी वापस नहीं आऊंगी। आपको आपका बेटा मुबारक हो। मेरी आवाज मजबूत थी, मगर दिल टूट रहा था, क्योंकि हकीकत ये थी कि मैं आज भी सिर्फ इसी से मोहब्बत करती थी, मगर अपनी बहन की जिंदगी के लिए मुझे ये कुर्बानी देना पड़ रही थी। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक वो सामने खड़ा नजर आया। मेरे हाथ से बैग और मोबाइल गिर गए। आंखों में आंसू भर आए। इसके चेहरे पर सख्ती थी, मगर आंखों में तूफान। वो सब कुछ सुन चुका था और इस एक लम्हे में हमारी छुपी हुई सच्चाइयां हमारे सामने आ खड़ी हुई थी। अब ना कोई बहाना बाकी था, ना कोई रास्ता आसान, क्योंकि सच हमेशा सबसे मुश्किल मोड़ पर आकर सामने आता है। और हमारी कहानी भी अब इसी मोड़ पर पहुंच चुकी थी। आराधना बेगम के चेहरे का रंग भी बदल चुका था, जैसे वो एक ही लम्हे में सब कुछ हार गई हो। वो बेचैन होकर बोली, आर्यन, ये लड़की झूठ बोल रही है। इसकी किसी बात पर यकीन मत करो, ये धोखेबाज है। पैसों के लिए इसने तुम्हें छोड़ा था। इनके अल्फाज जहर की तरह फिजा में फैल रहे थे, मगर आर्यन खामोशी से इन्हें देख रहा था, जैसे इसके अंदर कुछ टूट रहा हो। मैं एक तरफ खड़ी थी, आंसू खामोशी से मेरे गालों पर बह रहे थे। मैं जानती थी यह सच इसके लिए कितना तकलीफदा होगा। बस करो। अचानक इसकी गरजती हुई आवाज गूंजी, जिससे पूरा घर जैसे लरज उठा। मैं सहम कर 2 कदम पीछे हट गई, जबकि आराधना बेगम भी खामोश हो गई। आर्यन की आंखों में गुस्सा नहीं, एक अजीब सी शिद्दत थी। खबरदार, अगर दोबारा ये लफ्ज कहा तो, इसने सख्त लहजे में कहा। वो मेरी बीवी है और रहेगी। मैं ये रिश्ता आखिरी सांस तक निभाऊंगा। छोड़ना तो दूर की बात, मैं इसे कभी छोड़ नहीं सकता। इसके अल्फाज ने मेरे दिल को झंझोड़ कर रख दिया। वो मेरी तरफ बढ़ा और मेरे सामने आकर रुक गया। इसकी निगाहें सीधी मेरी आंखों में थी। क्यों, क्या क्या किया तुमने ऐसा? इसकी आवाज अब धीमी थी, मगर दर्द से भरी हुई। शौहर और बीवी का रिश्ता एतमाद पर कायम होता है, और हमारे दरमियान तो मोहब्बत भी थी, मगर शायद मैं गलत था। मैं कुछ कह ना सकी, बस खामोशी से इसे देखती रही। अगर जाना है तो चली जाओ, इसने ये कदम पीछे हटते हुए कहा। मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, मगर इस रिश्ते को बदनाम मत करना।
और याद रखना, अगर तुमने तलाक का नाम भी लिया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम हमेशा मेरा नाम से जुड़ी रहोगी। इसके अल्फाज मेरे दिल पर नक्श हो गए। मैंने हाथ उठाया, जैसे इसे रोकना चाहती हूँ, मगर हिम्मत न हुई। आंसू पोंछते हुए मैंने अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल वही रहता जा रहा हो, और शायद इसका भी। मेरे जाने के बाद वो खुद को संभाल ना सका। तेज कदमों से अपने कमरे में गया और हर वो चीज जो इसने मेरे लिए ली थी एक एक करके जमीन पर फेंकने लगा। इसके चेहरे पर दर्द, गुस्सा, बेबसी सब एक साथ नजर आ रहे थे। अब कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा, वो खुद से कह रहा था। तुम क्या मुझसे दूर जाओगी? इस बार मैं खुद इतना दूर चला जाऊंगा कि तुम मुझे ढूंढने भी ना सको। और यूं ही एक बार फिर हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, मगर इस बार फासले सिर्फ जिस्मों के नहीं, दिलों के भी थे। कभी कभी मोहब्बत जितनी गहरी होती है, इसका बिछड़ना भी इतना ही तकलीफदा होता है। और हमारी कहानी शायद इसी दर्द की मिसाल बन चुकी थी। वो बिस्तर के किनारे बैठा था, आंखें बंद, जैसे खुद को संभालने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। आंसू खामोशी से इसके चेहरे पर बहकर दाढ़ी में गुम हो रहे थे। वक्त गुजर चुका था, 4 साल, मगर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ भरने की बजाय और गहरे हो जाते हैं। वो अब शहर बदल चुका था, जिंदगी बदल चुका था, मगर दिल, वो आज भी वही अटका हुआ था जहां इसे छोड़ा गया था। इस दिन वो एक पुराने दोस्त से मिलने निकला था, बस एक काम से मुलाकात, मगर तकदीर ने शायद कुछ और ही लिख रखा था। होटल में बैठे हुए जब इसने यूं ही मोबाइल खोला तो उंगलियां बेख्तियार गैलरी तक जा पहुंची। स्क्रीन पर उभरती तस्वीरें देखकर इसका सांस रुक गया। वही लम्हे, वही चेहरा, वही मुस्कुराहट। इसके दिल में एक बार फिर दर्द की लहर उठी, जैसे सब कुछ कल ही हुआ हो। वो खामोशी से सब बंद करके बाहर निकला, मगर अंदर का शोर थमने का तैयार नहीं था। वो सड़क पार करने ही वाला था कि अचानक एक नन्ही सी अंगली ने इसका हाथ थाम लिया। वो चौंक कर नीचे झुका तो एक छोटी सी बच्ची मुस्कुराती हुई इसे देख रही थी। इसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थी। एक लम्हे के लिए वो जैसे जम सा गया। आप मेरे पुलिस वाले पापा हैं ना? इसकी मासूम आवाज ने इसके दिल को अजीब सा सुकून भी दिया और बेचैनी भी। वो घुटनों के बल बैठ गया, नरमी से इसके गाल को छुआ। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मगर इस बच्ची ने जवाब देने के बजाय इसके गाल पर हल्का सा बोसा दे दिया। आई लव यू पापा। ये लफ्ज सुनकर इसके अंदर कुछ टूट कर बिखर गया। पापा, इसने धीरे से खुद से दोहराया, जैसे ये लफ्ज इसके लिए अजनबी भी था और अपना भी। इसी लम्हे पीछे से एक आवाज आई, आयशिका। बेटा ऐसे नहीं कहते। वो आवाज, वो लहजा, वो सांस जैसे रुक गया। वो फौरन खड़ा हुआ और सामने देखा, मैं खड़ी थी। मेरी नजरें इससे मिली और वक्त जैसे थम गया। मेरे होंठ हल्के से खुले रह गए, आंखों में नमी तिरने लगी। मामा देखो, ये मेरे पुलिस वाले पापा हैं। बच्ची खुशी से मेरा हाथ हिला रही थी, मगर मैं तो बस इसे देख रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फौरन रुख मोड़कर अपने आंसू छुपाने की कोशिश की, मगर दिल की धड़कनें काबू नहीं आ रही थी। 4 साल बाद हम फिर एक दूसरे के सामने थे। ना कोई तैयारी, ना कोई बहाना, बस तकदीर का एक अचानक फैसला। और इस लम्हे मुझे शिद्दत से महसूस हुआ कि कुछ रिश्ते चाहे जितना भी दूर चले जाएं, एक न एक दिन वापस आ ही जाते हैं। मगर इस बार सवाल ये था कि क्या हम फिर से एक हो जाएंगे, या ये मुलाकात सिर्फ एक और इम्तिहान बनकर रह जाएगी। वो लम्हा जैसे वक्त की गिरफ्त में ठहर गया था। मैं और वो एक दूसरे के सामने खड़े थे, मगर हमारे दरमियान 4 साल की दूरियां, गलत फहमियां और बेशुमार अधूरे सवाल खड़े थे। आयशिका मासूमियत से कभी मुझे देखती, कभी इसे, और बार बार पापा कहकर इसके करीब जाने की कोशिश कर रही थी। आर्यन की आंखों में हैरत, दुख और एक अनजान सी खुशी एक साथ झलक रही थी। आखिरकार इसने कांपती आवाज में पूछा, ये मेरी बेटी है? मेरे लिए इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं था, मगर सच से भागना अब मुमकिन भी नहीं रहा था। आंसुओं को जब्त करते हुए मैंने सर झुकाकर हाँ में हिला दिया। इस एक इशारे ने जैसे इसकी दुनिया बदल दी। वो चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर धीरे से इशिका को अपनी बाहों में उठा लिया, जैसे बरसों की महरूमी एक ही लम्हे में पूरी करना चाहता हो। इसके बाद इसकी नजरें मुझ पर जम गई। तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? इसके लहजे में शिकवा भी था और डर भी। मैंने हिम्मत जमा करके सब कुछ सच सच बता दिया।
अम्मी की मजबूरी, बहन की बीमारी, आराधना बेगम की धमकियां, वो जबरदस्ती लिया गया मुआहदा, सब कुछ। हर लफ्ज के साथ मेरा दिल हल्का होता जा रहा था, मगर आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आर्यन खामोशी से सुनता रहा। इसकी मुट्ठी भींच चुकी थी, मगर इस बार गुस्सा मुझ पर नहीं, इन हालात पर था जिन्होंने हमें जुदा किया था। कुछ देर बाद वो मेरे करीब आया। इसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा नरम थी। तुमने अकेले सब कुछ सह लिया और मुझे इतना कमजोर समझा कि सच भी ना बता सकी। मैंने नजरें झुका ली। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, मगर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद भी नहीं करना चाहती थी। मेरी बात सुनकर इसने गहरी सांस ली, फिर आहिस्ता से मेरा हाथ थाम लिया। तुम्हें खोने के बाद मेरी जिंदगी वैसे भी अधूरी ही रही, अब मजीद नहीं। इशिका इसके कंधे पर सर रखकर मुस्कुरा रही थी, जैसे इसे अपना जहां मिल गया हो। आर्यन ने इसे थामे थामे मेरी तरफ देखा और कहा, अब ना तुम जाओगी ना मैं जाने दूंगा। इस बार हम किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए जिएंगे। इसके अल्फाज में वो यकीन था जो शायद हम दोनों को हमेशा चाहिए था। और यूं बरसों की जुदाई, दर्द और गलत फहमियों के बाद हमारी कहानी को एक नया मोड़ मिला। ये अंजाम नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी, जहां मोहब्बत सिर्फ जज्बा नहीं बल्कि एक मजबूत फैसला बन चुकी थी। क्योंकि कुछ रिश्ते आजमाइशों से गुजरकर ही मुकम्मल होते हैं, और हम भी आखिरकार एक दूसरे के नसीब में लौट आए थे। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।